आपको सीधा वो दिखता है और आपका आंख बंद हो जाता है, और जैसे ही आंख बंद हुआ हैंडल इधर उधर गया, झन सारा केस खत्म। लेकिन अगर ये पोलराइड का है तब क्या होगा, ये I0/2 आया, यहां से जो ये लाइट आया ये भी कितना आया I0/2। इस तुम कहोगे कि सर इसको तो ये आधा कर दिया, तो इसको भी तो आधा करेगा। हम लोग नहीं भैया, ये तो पोलराइज है, पोलराइज लाइट है, तो उसको वो आधा नहीं करेगा। मतलब वहां से जितना लाइट आ रहा है वो पूरा पूरा ले लेगा, लेकिन जो सामने वाला लाइट आ रहा है उसको आधा कर देगा। ये तो हम चाहते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन जो है वो रोड पर रहे, उसके लाइट पर न जाए। तो इस वाले ग्लेयर को कट करता है, इस वाले ग्लेयर को कट नहीं करता, और यही हम चाहते हैं। इसलिए बिल्ड स्क्रीन पोलराइड का काम। जब आप रात में चश्मा पहन के चलते हैं तो उसका भी काम यही है कि रोड जो से जो लाइट आए, तो क्या चाहते हो कि भाई गाड़ी पास होते हुए रहे, रोड हमको दिखता रहे। रोड से जो लाइट आता है उसको तो वो पोलराइज नहीं करेगा, जितना इंटेंसिटी है उसको पूरा इंटर कर देगा, लेकिन गाड़ी से जो लाइट आएगा उसको वो आधा कर देगा। तो रोड बिल्कुल अंधेरा नहीं दिखेगा उसके पास होने के बाद। तो रिफ्लेक्शन का ये यूज है। और गाड़ी में क्यों लगाते हैं पोलराइड का विंड स्क्रीन, उसका ये कारण। उसके बाद पोलराइजर का यूज 3D फोटोग्राफी में होता है। ये भी लिख लो एक लाइन, पोलराइजर और पोलराइजेशन इज यूज्ड इन 3D फोटोग्राफी। ये कैसा लाइट है, पोलराइज्ड लाइट है कि अनपोलराइज्ड लाइट? पोलराइज्ड लाइट। ये पोलराइज्ड लाइट अगर किसी टर्बलाइन क्रिस्टल से पास करता है, या टर्बलाइन क्रिस्टल के एक विंडो को दिखा, अगर किसी टर्बलाइन क्रिस्टल से पास करता है, टर्बलाइन क्रिस्टल का प्लेन और पोलराइज्ड लाइट का प्लेन, मतलब वाइब्रेशन का प्लेन, दोनों सेम है। यहाँ से जो लाइट बाहर निकलेगा, ये पूरा पूरा लाइट यहाँ से बाहर निकलेगा, यानी यहाँ से जो बाहर निकलेगा उसका एम्पलीट्यूड उतना ही होगा जितना इसका होगा। इसका एम्पलीट्यूड हम E0 मान लेते हैं। एम्पलीट्यूड किसको कहेंगे, आधा से यहाँ से, ये E0 है। तो यहाँ से जो बाहर निकलेगा उसका भी एम्पलीट्यूड कितना होगा, E0। लेकिन अगर इसके एंगल को हम चेंज कर दें, इनिशियल जो इसका प्लेन है उसके प्लेन से अगर इसको थीटा से रोटेट करते हैं, ऐसे थीटा से, ऐसे नहीं, इसके पहले जो हम एनालिसिस कर रहे थे, इसके पहले कि भाई लाइट पोलराइज है कि नहीं, उसको चेक करना है, तब कैसे रोटेट करते थे, ऐसे रखा हुआ था उसको, ऐसे उसी प्लेन में रोटेट करते थे। अभी हम इसके प्लेन को ही रोटेट करें, ये एंगल अगर थीटा है सपोज। अब ये बताओ, अगर इसको इतना से रोटेट कर दिए, ये वाला लाइन तो यहीं आया, ये वाला लाइन ऐसे, तो यहाँ से जो लाइट निकलेगा उसका एम्पलीट्यूड तो अब चेंज कर जाएगा। ये अब ऐसे ऑसिलेट करेगा, ये ऑसिलेशन इससे पास होगा। पहले यहाँ से आप इस पूरे को हम E0 मान लेते हैं। सपोज ये पूरा अगर E0 है, ये पूरा अगर E0 है, तो ये लेंथ कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ E0 cos थीटा। ये लेंथ पहले E0 था, ये कितना होगा E0, यानी बाहर जो निकलेगा उसका अब एम्पलीट्यूड कितना होगा E0 cos। पहले इंटेंसिटी कितना था, जब ये वर्टिकल था तब इंटेंसिटी मैक्सिमम था। इंटेंसिटी कितना था, कहोगे प्रोपोर्शनल टू E0 स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू E0। अब इंटेंसिटी कितना होगा I, कहोगे प्रोपोर्शनल, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, पहले भी हम लोग यूज कर चुके हैं। अब इंटेंसिटी कितना होगा, कहोगे सर अब एम्पलीट्यूड इतना है, इससे इसको डिवाइड कर दो, I इज इक्वल टू I मैक्स cos स्क्वायर थीटा। मालूज लॉ यही है, ठीक। अगर किसी एनालाइजर को हम रोटेट करते हैं थीटा एंगल से, तो इंटेंसिटी जो है cos स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, इसको मालूज लॉ। तो बहुत सिंपल है, इसको लिख लो जरा, लिखवाएंगे। तो मालूज लॉ का स्टेटमेंट लिख लीजिए। दिस लॉ स्टेट्स दैट
the intensity of polarized light transmitted through the analyzer varies as square of the cosine of the angle between the plane of transmission of analyzer and the plane of polarizer. क्या देखो, ये जो पोलराइज्ड लाइट है इसका पोलराइजर का प्लेन कैसा होगा? तो कहो सर ऐसा होगा। पोलराइजर का प्लेन जब ऐसा होगा तभी तो पोलराइज्ड लाइट का ऑसिलेशन ये होगा। पोलराइजर का प्लेन अगर ऐसे रहेगा तो पोलराइज्ड लाइट कैसे आएगा? तो पोलराइजर का जो प्लेन है वो ऐसे, तो इसको हम लोग कहेंगे, मतलब पोलराइजर का प्लेन कहें या ऑसिलेशन का प्लेन कहें, दोनों बात देखिए। इस ऑसिलेशन का प्लेन और ये एनालाइजर है, इस एनालाइजर का जो प्लेन है उसके बीच का एंगल ये थीटा है, और इंटेंसिटी जो है पोलराइज्ड लाइट का जब बाहर निकलेगा तो cos स्क्वायर थीटा के रूप में इसको मान लो। स्कैटरिंग क्या है? समझो, अगर कोई लाइट रे ऐसे आता है और किसी एक पार्टिकल पर इंसिडेंट करता है, ये जो पार्टिकल है इसको स्कैटरर कहते हैं। पार्टिकल को क्या कहते हैं? स्कैटरर। अगर कोई व्हाइट लाइट का मतलब जिसमें सब वेवलेंथ हो जाए, अगर कोई व्हाइट लाइट किसी पार्टिकल पर आकर के इंसिडेंट करता है तो ये पार्टिकल उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद इसको री रेडिएट करता है सब डायरेक्शन में। इस प्रोसेस को स्कैटरिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को स्कैटरिंग मतलब लाइट को अपने में एब्जॉर्ब कर लिया और सब डायरेक्शन में इसको स्कैटर का मतलब बिखेरना है, तो सब डायरेक्शन में इसको बिखेर, इसको स्कैटरिंग है। ऐसा क्यों होता है ये समझेंगे। पहले लिखो, द प्रोसेस ऑफ radiating the light by atoms or molecules ब्रैकेट में लिखिए स्कैटरर, SCATTER, स्कैटरर, ब्रैकेट क्लोज, in all direction is known as scattering of light. Scattering of light
इसके नीचे लिखो अकॉर्डिंग टू रेले, RAYLEIGH, रेले एक साइंटिस्ट थे, लास्ट ईयर भी रेले के बारे में कुछ बताए थे, याद है? लास्ट ईयर रेले क्राइटेरिया बताए थे, रेले क्राइटेरिया नहीं यार, देखो तो रेले क्राइटेरिया क्या था? रेले क्राइटेरिया था जब हम लोग वो दो को डिस्टिंग्विश कर सकें, तो उसको लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर पढ़ लेते हैं। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या है कि एक ऑब्जेक्ट का मैक्सिमा और दूसरा का मिनिमा जब कोइंसाइड करे तब जो डिस्टेंस होगा वो जो डिस्टेंस है वो जस्ट विजिबल होगा, जिसको हम लोग लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन करते हैं। वही रेले साइंटिस्ट इसके बारे में यहाँ पर भी है, उन्हीं का क्राइटेरिया है। तो लिखिए, अभी लिखो इसके नीचे, अकॉर्डिंग टू रेले द इंटेंसिटी ऑफ scattered light, according to Rayleigh the intensity of scattered light is inversely proportional to the fourth power of wavelength of incident light. Fourth power of wavelength of incident light. Comma, provided the size of particle for scatterer is small as compared to wavelength of incident light. As compared to wavelength of incident light. इसके नीचे लिखो, when the earth atmosphere is polluted or contain dust and smoke particles, then Rayleigh criteria of scattering is not valid. Rayleigh criteria of scattering is not valid. Full stop. Full stop. Rayleigh criteria of scattering valid तभी होगा जब स्कैटरर का साइज काफी छोटा हो, मतलब वेवलेंथ के कंपेरेबल। स्कैटरर का साइज छोटा कब होगा? जब एटम या मॉलिक्यूल्स होगा। जैसे अगर बिल्कुल अर्थ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लीन है, तब तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब पार्टिकल ही होगा, मतलब एटम ही होगा या मॉलिक्यूल होगा, तो वो स्कैटरर जो है वो छोटा है। उस केस में रेले क्राइटेरिया वैलिड होगा। और रेले क्राइटेरिया क्या है कि लाइट जो इंसिडेंट करता है, तो लाइट जब स्कैटर होगा तो इस स्कैटर्ड लाइट का जो इंटेंसिटी है, स्कैटर्ड लाइट का इंटेंसिटी, ये प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वेवलेंथ का पावर 4। यहाँ पर तो सब वेवलेंथ प्रेजेंट है, वायलेट से लेकर के रेड तक BIBG/OR सब प्रेजेंट है। तो अभी बताओ, ये जब लाइट इस पर पड़ेगा तो सबसे ज्यादा कौन स्कैटर होगा? वायलेट सबसे ज्यादा स्कैटर होगा और रेड सबसे कम। मतलब यहाँ से जो रेड आ रहा था
वो रेड ऐसे ही निकल जाएगा। कम स्कैटर्ड होगा का मतलब वो वैसे ही निकल जाएगा। लेकिन वायलेट जो यहां से आ रहा था, ये वायलेट को पकड़ लिया और पकड़ के सब डायरेक्शन में इसको रीरेडिएट कर। तो वायलेट का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगा और रेड का स्कैटरिंग। वायलेट जो है यहां से ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये तीनों भाई हैं और इधर ये तीनों भाई हैं। ग्रीन से, या ग्रीन को भी इधर ही ले सकते हो, येलो को मीन में करते हैं, तो इससे इधर को ब्लूइश कहते हैं। मीन से नीचे को ब्लूइश और मीन से ऊपर को रेडिश करते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपके 12th में कि स्काई ब्लू क्यों होता है, तो कहोगे कारण क्या है? स्कैटरिंग। क्वेश्चन लिखो, कलर लिखो, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई। स्काई ब्लू क्यों दिखता है इसको एक्सप्लेन करें। आप लोग इसको समझिए। ये सपोज करो अर्थ है और यहाँ पे सपोज करो इंडिया है और तुम इंडिया में ऐसे खड़े हो, तुम्हारा आई ये है, हमको आई से मतलब है, ये आई है और ये सन है इधर। इस सन से रे सब डायरेक्शन में निकलेगा, इधर भी निकल करके ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। और ये जो आदमी यहाँ खड़ा है वो स्काई को देख रहा है, सन को नहीं। सन को सीधा ऐसे नहीं देख रहा, वो इधर इधर स्काई। तो स्काई को देखने का मतलब स्काई में जो डिफरेंट पार्टिकल है वो जैसा दिखेगा स्काई वैसा ही दिखेगा। स्काई में जो डिफरेंट पार्टिकल है वो जैसा दिखेगा स्काई वैसा दिखेगा। ये वाला पार्टिकल, पार्टिकल का मतलब एटमॉस्फेयर, 10 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर होता है, वहीं तक आपको स्काई दिखता है। उसके ऊपर देखना चाहे तो वैक्यूम है सब। ये वाला लाइट जो ऐसे आया, सपोज करो कोई पार्टिकल पर, तो ये पार्टिकल अगर स्काई क्लियर है तब, क्लियर है तब ब्लू दिखता है, अगर पॉल्यूटेड है तब ब्लू दिखता है, ऐसा नहीं करता। अगर स्काई क्लियर है तो ये जो स्कैटरर है, ये स्कैटरर इस व्हाइट लाइट को, सन से जो लाइट आ रहा है वो कैसा है? व्हाइट लाइट, इसको ले करके सब डायरेक्शन में फिर से री रेडिएट करेगा। और री रेडिएशन किसका होगा? ब्लूइश का होगा। री रेडिएशन किसका होगा? ब्लूइश। यहां से जो रेड था वो रेड सीधा सीधा ऐसे पार कर गया, रेड का स्कैटरिंग नहीं हुआ। तो जो ऐसे निकल गया वो तो इसके पास पहुंचा नहीं, तो इसको दिखा नहीं। इसके पास जो रे पहुंचेगा उसी के अनुसार तो ये देखेगा। तो इसके पास कौन सा रे पहुंचा? जिसका सबसे ज्यादा स्कैटरिंग हुआ, और सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसका हुआ? ब्लूइश का हुआ, इसलिए स्काई ब्लू दिखता। या आदमी जब इधर सब पार्टिकल को देखेगा तो ब्लू दिखेगा, इसलिए स्काई कैसा दिखता है? तो ये पहला पॉइंट था, इसको अपने से एक्सप्लेन करना है, अगले दिन देखेंगे। हर जगह छोड़ दो, स्पेस छोड़ो, बचाए तो ये ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो, ड्रॉ कर लो। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, रेडिश सन एट सनसेट और सनराइज। REDDISH, रेडिश सन एट सनसेट और सनराइज। सन के उगने के समय और डूबने के समय वो रेडिश दिखता है, रेड। सुबह सुबह तो देखते भी हैं हम लोग सन को, दोपहर में तो देख ही नहीं सकते। तो रेड क्यों दिखता है? ये भी स्कैटरिंग के कारण। इसका भी कारण क्या है? स्कैटरिंग। कैसे एक्सप्लेन करें? अच्छा ठीक है, इस बात मेरे को समझा रहा है। हाँ, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। ये दूसरा पॉइंट को समझ लीजिए। आप सन को देख रहे हैं का मतलब आप इधर यहाँ पर कहीं हैं, ये आपका आई है और सुबह के समय में हॉरिजॉन्टल पर होते हैं। तो आप सपोज करो यहाँ पर है, ये आई है और सन जो है ये अर्थ का एटमॉस्फेयर कितना होता है? 10 किलोमीटर तक होता है जी। और जब सन इस पोजीशन पर होगा, इसको हॉरिजॉन पर करते हैं, सन राइज के समय और यहाँ सन सेट के समय इस पोजीशन पर होगा। तो सुबह और शाम में
एटमॉस्फेयर का सबसे ज्यादा लेंथ ट्रेवल करेगा, लेकिन सन जब यहां होगा तो एटमॉस्फेयर का इतना ही लेंथ ट्रेवल करके यहां पर पहुंच जाएगा, लेकिन सुबह के समय में सबसे ज्यादा लेंथ ट्रेवल करेगा सन में। ये जो सन है इसको आप देख रहे हैं, आप स्काई को नहीं देख रहे, आप सन को देख रहे हैं तब तो बता रहे हैं वो लाल है कि पीला है कुछ है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? सन। इस ऑब्जेक्ट से रे निकला, कैसा रे निकला? व्हाइट लाइट। ये व्हाइट लाइट निकल करके जब ये सब पार्टिकल से पास होता हुआ यहां तक पहुंचा, तब क्या हुआ? ये सब पार्टिकल एटमॉस्फेयर का जो था जिसको स्कैटरर कर रहे हैं, ये सब पार्टिकल ब्लूइश कलर को एब्जॉर्ब कर लिया और रेड कलर को छोड़ दिया। रेड कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता है क्योंकि उसका स्कैटरिंग नहीं करता है। तो यहां से ब्लू कलर एब्जॉर्ब हुआ, जो कुछ बचा वो इससे हो गया, जो रेड कलर को कोई एब्जॉर्ब नहीं किया, ये रेड कलर सब बाहर निकलता चला। यहां पर कौन सा पहुंचा? रेड या रेडिश। और ब्लू जो है वो सब क्या हो गया? स्कैटर्ड हो गया। तो ये कैसा दिखेगा? रेड। बात समझ आए? तो सन जो है वो रेड क्यों दिखता है? इसका कहना बिल्कुल सही था कि सनसेट या सनराइज के समय में सन हॉरिजन पर होता है, इसलिए मैक्सिमम लेंथ ऑफ एटमॉस्फेयर ट्रैवल करता है, मैक्सिमम स्कैटरर से पास होता हुआ पार्टिकल यहाँ पर पहुंचता है, और जब ये रे यहाँ तक पहुंचता है और ये जो रे है इसका मैक्सिमम जो लुइस पार्ट है वो स्कैटर हो जाता है और रेडिस पार्ट बच जाता है जो कि ऑब्जर्वर के पास पहुंच जाता है। इसलिए सन कैसा दिखता है? रेड। इसके अभी डायग्राम ड्रॉ करो। कारण क्या है इसको अगर थ्योरेटिकली समझे, जरा एक बात समझो। जैसे अगर कोई व्हाइट लाइट ऐसे आया और किसी स्कैटरर पर पड़ा, तो स्कैटरर जो है सपोज कोई एटम है, ये सपोज ऑक्सीजन एटम है। स्कैटरर क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 860। तो इसके एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 8 इलेक्ट्रॉन। ये लाइट जब आएगा यहाँ पर तो ये लाइट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन तो है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऑसिलेट होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है उस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इलेक्ट्रॉन भी उसके अनुसार ऑसिलेट होने लगे। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दें और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी उसके साथ ऑसिलेट होने लगेगा क्योंकि वो फोर्स लगाने लगेगा। ये बताओ, ये जो व्हाइट लाइट है, इस व्हाइट लाइट में वायलेट से रेड तक सबका इलेक्ट्रिक फील्ड है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा? वायलेट। क्यों? क्योंकि उसका एनर्जी सबसे ज्यादा है, उसका एनर्जी सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। और जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुसार होगा। मतलब रेड लाइट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ये रिजेक्ट कर दिया, कहा नहीं हम तुम्हारे 4 लोग हैं, किसी एक के पास पहुंचा तो वो आदमी उसके अकॉर्डिंगली ऑसिलेट होगा जो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग वायलेट था, तो ये इलेक्ट्रॉन वायलेट के अनुसार ऑसिलेट होने लगा, बाकी रेड के अनुसार ऑसिलेट नहीं हो। तो रेड यहां से बाहर निकल गया और ये वायलेट के अनुसार ऑसिलेट हो गया। अब जब ये ऑसिलेट होने लगा तो ऐसे भी ऑसिलेट होगा, ऐसे भी ऑसिलेट होगा, ऐसे भी, और वायलेट का तो सब ऑसिलेशन प्रेजेंट है, तो सब तरफ से अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटम का डिफरेंट डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है। जब ये सब डायरेक्शन में ऑसिलेट होने लगा तो भाई अगर किसी भी पॉइंट पर हम कहें कि लाइट मूव कर रहा है का मतलब उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है। और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज करता है? पार्टिकल के ऑसिलेशन के कारण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जनरेट होता है? चार्ज पार्टिकल के ऑसिलेशन के कारण। क्यों? ये बात पहले भी मैग्नेटिक्स में बताया कि जैसे देखो, अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट हो रहा है तो इसके कारण किसी पॉइंट पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा। लड़का ऊपर देखो, अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट हो रहा है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा, क्योंकि पार्टिकल जब यहां है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, यहां है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, यहां है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी इस पॉइंट पर चेंज करेगा।
मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं भाई? किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर निकालते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाए फिर कुछ देर के बाद इधर जाए तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर चेंज करेगा क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करेगा। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, यहाँ 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 सब जगह चेंज करेगा। और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अगर सब जगह चेंज कर रहा है तो लाइट प्रोपेगेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेशन के कारण ये इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहा है वायलेट कलर ब्लूइश कलर के कारण, और ब्लूइश कलर के कारण सब पॉइंट पर स्पेस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, इसलिए सब डायरेक्शन में लाइट प्रोपेगेट होगी, स्कैटरिंग इसके कारण। अब यही रीजन है कि हम लोग पोलराइजेशन जो करते हैं। तो अगला हेडिंग लिखिए, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। तो पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, ये सपोज एक अनपोलराइज्ड लाइट है जो कि इस पार्टिकल पर इंसिडेंट हुआ है जिसको स्कैटर कर रहे हैं। तो इस पार्टिकल से लाइट जो बाहर निकलेगा वो तो सब डायरेक्शन में निकलेगा, लेकिन इस इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो उसको केवल पोलराइज्ड लाइट मिलेगा। इस डायरेक्शन में जो लाइट आएगा वो कौन सा ऑसिलेशन होगा? ये डॉट वाला ऑसिलेशन, ये पोलराइज्ड लाइट इसको मिलेगा। ये लाइट पोलराइज इसको क्यों मिलेगा, इसका कारण अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि पोलराइजेशन स्कैटरिंग होता क्यों है। जैसे ये अनपोलराइज्ड लाइट अगर इस स्कैटरर के पास पहुंचा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेगा किस डायरेक्शन में? तो बहुत सर इस डायरेक्शन में भी ऑसिलेट करेगा और इस डायरेक्शन में भी ऑसिलेट करेगा। कुछ इलेक्ट्रॉन इसका ऐसे ऑसिलेट कर रहा है और कुछ इलेक्ट्रॉन इसका सपोज ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ध्यान से इस बात को समझिए, जो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो ये सब डायरेक्शन में लाइट को भेजेगा, लेकिन इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहा है इधर या इधर, ये लाइट को नहीं भेजेगा। ऑसिलेशन के इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेशन के डायरेक्शन में लाइट का प्रोपगेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल जब ऑसिलेट करता है तो उसके कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज होगा लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा। ये बात आपको मैग्नेटिक से बताया गया कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, बाकी सब पॉइंट पर होगा। एक्सियल पॉइंट पर इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा? होगा जीरो, यहाँ कितना होगा? जीरो, इस सब पॉइंट पर जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन होगा, तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज करने से लाइट प्रोपेगेट नहीं करती। लाइट के लिए तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों फील्ड चेंज होना चाहिए, लेकिन इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो इस ऑसिलेशन के कारण लाइट ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, सब तरफ जाएगा, केवल ऐसे नहीं जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इस ऑसिलेशन के अनुसार वो लाइट को इधर प्रोपेगेट नहीं करेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो वो तो इधर करेगा, क्योंकि अगर ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो इधर की तरफ तो लाइट का प्रोपेगेशन होगा। मतलब ये वाला ऑसिलेशन जो है, डॉट ऑसिलेशन इलेक्ट्रॉन का, वो इस डायरेक्शन में लाइट को प्रोपेगेट करेगा, लेकिन ये ऑसिलेशन प्रोपेगेट नहीं करेगा। इसलिए ये लाइट कैसा होगा? पोलराइज्ड। अगर हम यहां से देखें ऐसे, लाइट के प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर ये भी है, तब ये वाला डॉट ऑसिलेशन नहीं दिखेगा, तब यहां पर कौन सा लाइट मिलेगा? ऐसा वाला लाइट, कोई पोलराइज्ड नहीं होगा। तो अगर इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई ऑब्जर्वर है इस स्कैटरर के, तब जो लाइट ऑब्जर्व होगा वो पोलराइज्ड लाइट। बात समझे? तो इसके बारे में दो लाइन लिख लेते हैं। लिखिए, देखो, अ वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन emits radiation in all direction.
emits radiation in all direction except its own line of vibration. Except its own line of vibration. So, when an observer observes the scatterer along y-axis, the light will be polarized. ये y-axis है इस डायग्राम में, और ये x-axis है. Observe along y-axis the light will be polarized. डायग्राम को ड्रॉ कर ही लिया. तो पोलराइजेशन, तो इस तरह से पोलराइजेशन में एज सच कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं. लॉ के हिसाब से दो लॉ है, एक ब्रेवेस्टर लॉ और एक मालूस लॉ. वो लॉ आपको बता ही दिए. उस पर न्यूमेरिकल पूछेगा तो बहुत आसान पूछेगा, तो मुश्किल नहीं रहेगा. तो पोलराइजेशन हम लोग कंप्लीट कर लिए, वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट हो गया. अब इस पर क्वेश्चन आप लोग SCB से तो बनाए थे कुछ, बाकी असाइनमेंट आगे देंगे जब आप अगले क्लास में मिलेंगे. किस बैच में मिलते हैं देखते हैं, जहाँ पर भी मिले क्वेश्चन बनाना है. देखो ऐसा कोई एम नहीं है, आपको डेमोलाइज नहीं करना है, आपके हिसाब से आपके लिए सही काम करना. आपको भी यही सोचना है. अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे हिसाब से कौन सही है तो तुम हमको सजेस्ट कर देना, लेकिन हमको जो लगता है उसके अनुसार. क्योंकि अगर थ्योरी पढ़ा हुआ नहीं है एक बार, तो पहले एक बार थ्योरी पढ़ लो फास्ट, तेज़ी से. किसी भी बैच में रहोगे वहाँ पर क्वेश्चन दे तुमसे जल्दी बन जाए, तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस आएगा. और जिस बैच में भी तुम जाओ, टारगेट में का भी एग्जाम 2 महीने बाद ही होना है, तो उसमें भी तो बिल्कुल स्लो तो चलेंगे नहीं. उसमें भी पेस अच्छा ही रहेगा और तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद ही होगा. तो पहले उसमें 12th करेंगे, फिर जितना हो सके लास्ट जो चौथा जो जेई मेन वाला है, तो तब तक तो 11-12 दोनों ख़त्म उसमें भी होना है ना. तो उसमें जब ख़त्म होना है तो उसके पेस के अनुसार होगा, इसमें इसके पेस के अनुसार होगा. तो इसमें मैक्सिमम तुम्ही को करना होगा, इतना जान लो. जो डाउट होगा मोस्टली वही हम लोग डिस्कस करेंगे. तो एक बार सोच समझ करके अपने से हमको बता देना या व्हाट्सअप कर देना किस में रहना चाहते हो. बाकी हम डिसाइड करके आपको बता देंगे परसों. कल तो क्लास है, परसों भी क्लास ही है अभी, तो परसों के बाद ही फिर चेंज होगा. तो तब तक के लिए सब लोगों को धन्यवाद.